नाउ स्टूडेंट्स देखिए, मॉर्निंग की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स कराए थे मैंने आपको, और अच्छी क्वालिटी के न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो और असाइनमेंट भी मैं सेंड कर दूंगा। तो इस बार मैं एक साथ ही सारे सेंड कर दे रहा हूँ इस चैप्टर के, है ना, जिससे कि आप करते भी रहें। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो टॉपिक आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, वो टॉपिक है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, मोशन अंडर ग्रेविटी, करेक्ट। अब देखो ये क्या बात है, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो सबसे पहले तो आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप पढ़ रहे हो चैप्टर, ठीक है ना। तो बहुत सीधी सी बात है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए, तो मोशन तो स्ट्रेट लाइन में ही होगा, लेकिन अंडर ग्रेविटी होगा। इतना तो देख लो, आप लोग पढ़े लिखे हो आराम से, 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि अर्थ जो है, अर्थ के पास एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। ये देखिए, ये आपने पढ़ा है क्लास 9th में, तो वही सारी चीजें हैं, कुछ नया नहीं है। और थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना होगा बस, ठीक है। आपने 9th क्लास में क्या पढ़ के आए हो, जो लोग नहीं पढ़ के आए हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आपकी अर्थ है, करेक्ट, और ये अर्थ का रेडियस है, सपोज आर ई से दिखा रहे हैं हम लोग। आर ई का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक। अब इस अर्थ का जो मास है वो सपोज कैपिटल एम है, कितने मास का, ये कैपिटल एम मास का, ठीक। तो इसके आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी दूसरे मास पे फोर्स लगाती है उसको अट्रैक्ट करती है, ठीक। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं ऐसा ड्रॉप कर दूंगा तो ये नीचे चला जाएगा स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि इसको ग्रेविटी क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इतना तो आप लोग को पता ही है, ठीक। ये बड़ी बेसिक सी बात है, तो बना लेते हैं। यहां पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, करेक्ट। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप पढ़ते टाइम, यहां पर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, ये देखिए, जैसे कि ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है, इसको अगर आप स्मॉल एच से दिखाओगे, स्मॉल एच से, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स तो है नहीं है, तो ये जो एच है, ठीक है ना, ये जो स्मॉल एच है, दिस इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ। अब भाई एक बात बताओ, रेडियस ऑफ द अर्थ होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना, 6400 किलोमीटर। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक। 6400 किलोमीटर, छोटा मोटा रेडियस तो है नहीं। तो इस रेडियस के कंपैरिजन में ये एच तो बहुत छोटा है ना। अब ये देखो, ये मेरे हाथ में एक इरेजर है, इसको मैं ऐसा छोड़ रहा हूं, तो यहां से अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस तो एच है, ये बहुत छोटा है। तो कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनिए, अगर ये एच रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको कभी मैं बोलूं कि एच प्लस आर ई करिए, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर ई। क्यों सर, एच को निग्लेक्ट कर दोगे, एच की वैल्यू टेंस टू क्या है, 0 है इसके सामने, ठीक। एच को आप इग्नोर कर दोगे, सीधे ये रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल आ जाएगा, ठीक। अब 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो ये जो अर्थ है, इसका मास कैपिटल एम है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है, तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स की हेल्प से अपनी तरफ खींचता है। उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, या उसको आप ग्रेविटी बोलते हो। और इस फोर्स की जो कैलकुलेशन हुआ करती थी, वो होती थी कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर, शायद आपको याद आया होगा, ठीक है। क्या होता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इनटू मास ऑफ द सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों ऑब्जेक्ट के मतलब अर्थ के सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं ऑब्वियसली, तो अर्थ के सेंटर से लेके इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर ई के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया, यही क्या कहलाता है आपका, फोर्स ड्यू टू अर्थ, ओके, मतलब फोर्स ड्यू टू द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएटेड बाय द अर्थ अराउंड इट। अर्थ के चारों तरफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके द्वारा लगाया गया है फोर्स का कैलकुलेशन है। इतने फोर्स से जो अर्थ है वो इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ये बात आपने पढ़ा हुआ है। और ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को खींचता है। अब देखो, इस पे हम ज्यादा चर्चा अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन वाला चैप्टर तो पढ़ना ही है ना, तो बस यहीं पे स्टॉप करो, इतना काफी है। ये हो गई पहली बात। अब ध्यान से सुनो, इसी फोर्स को आपने क्या नाम दिया था, ग्रेविटी, ओके। सो फोर्स ड्यू टू, इसी को आपने ग्रेविटी नाम दिया था, फोर्स ड्यू टू अर्थ, है ना, इज कॉल्ड ग्रेविटी, ठीक है भाई, यही आपकी ग्रेविटी है, कोई बात नहीं, या ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप इसको बोल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। चलिए अब सुनिए ध्यान से, बहुत टेक्निकली मैं नहीं जा रहा हूं, वो तो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो दे जाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, अब एक काम करो, क्या, देखिए आपने क्लास 9th में एक और फॉर्मूला पढ़ा है वेट का, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुन लीजिए, वेट भी एक फोर्स होता है, आई रिपीट,
वेट भी एक फोर्स होता है स्टूडेंट्स, ओके। और वेट जो होता है वो क्या होता है, तो जवाब है वेट किसी बॉडी का भार होता है, भार। मतलब वेट कहां लगता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिए, जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला आपने पढ़ा है फोर्स का, मास इंटू एक्सलेशन। तो डब्ल्यू का मतलब वेट, वेट का फॉर्मूला क्या होगा, मास की जगह तो मास आ जाएगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास अगर एम है तो उसका वेट क्या है, एम इंटू, और एक ही जगह हम एक नया टर्म यूज करेंगे जिसको हम स्मॉल जी से जाना करेंगे, और स्मॉल जी का नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सुन लीजिए ध्यान से, स्मॉल जी का नाम क्या होता है, जिसको नहीं पता है ध्यान से सुन लीजिए, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों, सभी बच्चे वेट का फॉर्मूला याद कर लीजिए, एम इंटू जी होता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी होता है, ठीक। जहां पर जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और ध्यान से सुनिए, ये जो जी की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ठीक है, जी की दो वैल्यूज होती हैं, एक होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको कहां लेना है, इक्वेटर्स पे। देखो ज्यादा डिटेल में मत जाओ भाई, चैप्टर हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, ग्रेविटेशन वहां पढ़ेंगे, ठीक। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहां होती है, एट द इक्वेटर्स, है ना, नियर द इक्वेटर्स, नियर द इक्वेटर्स, ठीक। और जी की जो वैल्यू होती है वो होती कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहां होती है, नियर द पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ओके, नियर द पोल, नियर द पोल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत टेक्निकली हमने इस पे बात नहीं करी, ये हम चैप्टर में बात करेंगे। अब सुनो, मोटी मोटी बात मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जी कांस्टेंट होता है, बस पढ़ाने का ये उद्देश्य है, ये जो स्मॉल जी होता है ये कांस्टेंट होता है, 9.8 या 10। अच्छा, हम कैलकुलेशन में क्या लिया करेंगे, तो भाई हम कैलकुलेशन में यदि उसने हमको 9.8 दिया है तब तो हम ले लेंगे, नहीं तो मेरी जो कैलकुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू को सेट करूंगा। मतलब कभी कभी मैं 10 ले लिया करूंगा, कभी कभी मैं 9.8 ले लिया करूंगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मान लीजिए कि मैंने जी की वैल्यू सेट करी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको थोड़ा फील कराता हूं कि चल क्या रहा है, क्या पढ़ाना चाहता है वो। ये देखिए इरेजर है, ले लीजिए, चलिए ले लीजिए, और इसको फ्री फॉल करा दीजिए। फ्री फॉल मतलब धक्का नहीं मारना है, ना 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 ना, धक्का मारोगे तब तो तुम इसको वेलोसिटी दे रहे हो, धक्का नहीं मारना है, ये बात अलग है। और जो अब मैं करने जा रहा हूं वो बात अलग है, ये फ्री फॉल है। रिलीज कर दो सिंपली, ये ऐसे, ये फ्री फॉल है। और जब फ्री फॉल होता है तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो एस्केलेशन काम करता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर काम करता है, या 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये क्या बात हो रही है, ध्यान सुनो, ये देखो, ये गया ऐसे। तो इसकी जो वेलोसिटी का कहां चला गया यार, इसकी जो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है ना, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि ये देखिए, थोड़ा सा हम आपको दिखा दें, ये ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने यहां से फ्री फॉल किया, और जब मैं इसको फ्री फॉल करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो यू की वैल्यू आपको 0 लेनी है, ठीक। और थोड़ा सा इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि इसका ये भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट होता है, और अगर ऊपर जा रहा होगा तो डिक्रीमेंट होगा। तो अभी नीचे आ रहा है ये बहरहाल, ठीक। तो अभी नीचे आ रहा है, तो यहां जब पहुंचेगा थोड़ी देर के बाद तो इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। ये मतलब है एक सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 से बढ़ के 10 और बढ़ जाएगी इसमें, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका मतलब होता है, यानी कि ये 10 मीटर पर सेकंड के रेट से क्या हो रहा है, एस्केलेट हो रहा है। ये नेचुरल एस्केलेशन होता है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल एस्केलेशन होता है, मतलब क्या, मतलब समझो, चाहे आप ये ऑब्जेक्ट ले लो, और हाँ एक चीज और याद रखिएगा, वैक्यूम मान के चल रहा हूं मैं यहाँ पर, वैक्यूम, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि एयर के मॉलिक्यूल में नहीं मान के चल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब आप चाहें ये ऑब्जेक्ट ले लो, और आप चाहें ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट ले लो, ये देखिए, दोनों को आप फ्री फॉल कराओ, दोनों को फ्री फॉल कराओ। छोटे बड़े से मतलब नहीं होता है कि मास किसी का कम है किसी का ज्यादा, उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे गिरेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों पे एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम काम कर रहा है, दोनों 10 मीटर पर सेकंड के रेट से अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो छोटा हो, सबके ऊपर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही लगता है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे देखिए जरा, कितने फोर्स से अर्थ ने इस मास को अपनी तरफ खींचा, कितने फोर्स से खींचा, जी एम एम अपॉन आर ई स्क्वायर। और सुनो, वेट क्या होता है तुम्हारा, वेट क्या होता है, कॉमन भाषा में अगर हम बोले वेट क्या होता है, वेट वही फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती। ध्यान से फिर से सुनो, अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट को कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट किया, इतने, ठीक। और
किसी बॉडी का वेट क्या होता है? किसी बॉडी का वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो ध्यान से सुनिए, ये जो इसका वेट है ये भी वही फोर्स है, और ये वाला जो फोर्स है ये भी वही फोर्स है। यानी कि क्या आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो? बिल्कुल सही है, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड वाले फोर्स हैं। ठीक ठीक, ये फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो आप, क्योंकि इतने फोर्स से उसने खींचा और वेट कितना है? mg है। ठीक है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। तो mg क्या होता है? mg एक तरीके का फोर्स होता है जितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो इसको उठा के इसके इक्वल रख दीजिए और देखिए क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, g कैपिटल M स्मॉल m क्या? मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी की आप बात कर रहे थे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक, अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये वाला जो फोर्स है ये वेट के इक्वल रख दोगे। वेट कितना है? mg है। अब बताओ, m से m कट जाएगा और स्मॉल g की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? कैपिटल G m अपॉन में आर स्क्वायर। बस यही तो मैं आपको बता रहा था। g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट है। m क्या है? मास ऑफ द अर्थ, कांस्टेंट है। r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ, कांस्टेंट है। जब सारी वैल्यू रख के यहाँ कैलकुलेट करके निकाला जाता है तो ये या तो 9.8 आता है, या तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। ठीक है, बस ये चीज है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आप कौन सी जगह पे निकाल रहे हो जी का वैल्यू। ठीक है, नाउ कंडीशंस। Conditions we have to remember, we have to remember for motion under gravity, for motion अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा होगा तो आपको कौन कौन सी आपको कंडीशंस याद रखनी है? ठीक है, देखिए कौन कौन सी कंडीशन याद रखनी। नंबर वन, h मस्ट बी स्मॉल एज कंपेयर टू r। h मस्ट बी स्मॉल या वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना? क्योंकि ये जो आपने यहां पर किया कैलकुलेशन, यहां एक्चुअल में आर का मतलब नीचे क्या होता है? नीचे दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस रखना चाहिए था, यानी कि हमें नीचे एक्चुअल में क्या करना चाहिए था? हमें ये करना चाहिए था क्या? GM अपॉन RE और प्लस H का होल स्क्वायर, ऐसा करना चाहिए था। सही देखें तो, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी तो ये है ना? तो भाई अलग अलग ऑब्जेक्ट की हाइट अलग अलग होती, तो आपका जब ये कैलकुलेशन आप करते, यहां पर देखिए, तो RE की जगह हमारे पास क्या आ जाता? RE प्लस H का होल स्क्वायर। तो H तो वेरी करेगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, तो स्मॉल g भी वेरी करेगा। तो हमने क्या कहा? हमने कहा भैया H ही जीरो है, तो इस H को ही आपने निग्लेक्ट कर दिया, ये हो गया जीरो, यहाँ खत्म। ठीक, RE के सामने तो जो स्मॉल g का वैल्यू आता है वो हमेशा क्या आता है? आपका कांस्टेंट आता है, क्योंकि ये कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। एच हट गया, ऐसे एच गायब हो गया। ठीक है ना? तो एच के गायब होने की वजह से, वेरी स्मॉल होने की वजह से जी कांस्टेंट हो गया। तो इसी बात को हम लोग नोट कर लेते हैं। हेंस जी जो है आपका वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक, नंबर 2 नेक्स्ट है एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं करनी आपको। ठीक, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके तब हम ये सब बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, द ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट की आप फिजिक्स में बात करो, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। द ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब कुछ लोगों को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा, तो ध्यान से सुनिए जरा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस, ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस उसके द्वारा चली गई दूरी के कंपैरिजन में बहुत कम है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। मतलब एक बॉल ले लीजिए, ये एक छोटी सी बॉल ले लीजिए, ठीक, और इस बॉल का जो रेडियस है, मान लीजिए इस बॉल का रेडियस कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर होगा, हाँ, या 2 सेंटीमीटर होगा।
मान लो इस ऑब्जेक्ट, इस बॉल का रेडियस कितना है, ये इसकी डायमेंशन है, रेडियस क्या है, इसकी डायमेंशन है ना, डायमेंशन का मतलब इसकी, भाई रेडियस से ही तो उसके साइज का पता चलेगा ना, उसके वॉल्यूम का पता चलेगा, ठीक। तो मान लो कि इसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब ये छोटी सी बॉल है, अब इसको फेंको ऐसे जोर से, तो आपने इसको थ्रो किया इस तरीके से, और ये बॉल यहां चली गई, ये इस तरीके से, ठीक। अब ये बॉल बच्चों यहां आ चुकी, ये यहां पे, और मान लीजिए कि इस बॉल ने ट्रेवल किया है 25 मीटर का डिस्टेंस। अब बताओ, तो इस बॉल को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे फिजिक्स में, इसको पॉइंट साइज मानेंगे, बिल्कुल पॉइंट साइज मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस हैं वो ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई डिस्प्लेसमेंट या ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। चेक कर लो, दिस 2 सेंटीमीटर विच इज द डायमेंशन इज वेरी वेरी लेस देन 25 मीटर। तो हम क्या बोलेंगे, दिस बॉल इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस बॉल इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब एरोप्लेन का, आप कोई एरोप्लेन जा रहा है इस तरीके से, मान लो मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर रहा है एरोप्लेन। अब मैंने आपको बोला एरोप्लेन का फिजिक्स में सवाल आ गया, क्या वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है? हाँ भाई, एरोप्लेन तो 2500 किलोमीटर 3000 किलोमीटर इतना दूर दूर जाता है, और एरोप्लेन के जो डायमेंशन है, यानी कि उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है, वो तो बहुत कम है हजारों किलोमीटर के कंपैरिजन में। तो उसको आप क्या माना करोगे? उसको आप मानोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, करेक्ट। चलिए, ओके, नेक्स्ट इज, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट भी आपको बच्चों पता चल चुका है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है, कैन वी कैन वी ट्रीट कैन वी ट्रीट अर्थ एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? क्या आप अर्थ को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हो? तो यस, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, एक सिस्टम में आपको बना के दे रहा हूं यहां पे। ये देखिए, ये सेंटर में सन है, इस तरीके से ये सन है, और ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है। अब आप चेक कर लो, अर्थ की रेडियस मैंने आपको अर्थ की कितनी बताई है, अर्थ की रेडियस हो गई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6400 किलोमीटर। लेकिन अर्थ ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इस तरीके से लगातार, है ना, कई हजार सालों से इस तरीके से सन के चारों तरफ जो घूम रही है, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो, ठीक है। तो वो डिस्टेंस तो आपका बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके डायमेंशंस, है ना। तो यहां पे अर्थ कैसा काम करेगी, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके। सो दिस इज, ये आप डायमीटर निकाल लो, इसका डायमीटर निकाल लो, है ना, पूरा फुल साइज देखोगे ना अर्थ का, डायमीटर निकाल लो, ये पूरा डायमीटर, ठीक। तो डायमीटर ऑफ द अर्थ कितना आ जाएगा यहां से, 2 टाइम्स रेडियस, यानी कि 2 इंटू 6400 किलोमीटर। तो व्हाट इज दिस, दिस डिस्टेंस इज, दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, या दिस डिस्टेंस मत बोलो, दिस डायमेंशन बोलो, दिस डायमेंशन, दिस dimension is very small as compared to, as compared to what, as compared to what, as compared to distance traveled by the earth, as compared to distance traveled by the earth, okay. Hence earth is a point object. So can we treat earth as a point object? Answer is yes, ठीक है, answer is yes, okay. Now, so what is the definition of point object? What is the definition of point object in physics? Whose dimensions are, whose dimensions are very small, very small as compared to, as compared to distance traveled, as compared to distance traveled by the object, correct. Now
अब मोशन अंडर ग्रेविटी जो आपको कोई पढ़ाया जाएगा वो वन डायमेंशनल, वो वन डी पढ़ाया जाएगा, वन डायमेंशनल। 2D आप तब पढ़ोगे जब आप वेक्टर पढ़ लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो, अब असली गेम स्टार्ट होगा आपका। मोशन अंडर ग्रेविटी दो तरीके से पढ़ा जाता है, 1D में, 2D में, और ठीक है ना, इवन होता तो 3D में भी, लेकिन 1D 2D आपके सिलेबस में, 1D अभी हम पढ़ लें। तो मोशन अंडर 1D, मोशन अंडर ग्रेविटी 1D। ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए अब आपको कुछ बातें पहले ध्यान रखनी है, ठीक है। बातें आपको ये ध्यान रखनी है, आपको साइन कन्वेंशन एक यहां पर मान के चलना है, ठीक है। और वो साइन कन्वेंशन आप मान ही लीजिए और वही याद कर लीजिए, उससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। देखिए कैसे, जो साइन कन्वेंशन आपने 9th क्लास में माना था वही मान लीजिए। मतलब ये इस तरीके से, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था वही फॉलो करो। क्या, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक, ये वाली आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाली आपकी क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई, है ना। तो अगर कोई वेक्टर आपको इधर मिल रहा हो राइट हैंड साइड में तो प्लस मान लेना, अगर कोई वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा हो आपको ऐसे करके, है ना, इसी से कंपेयर कर लेना, तो नेगेटिव मान लेना। कोई वेक्टर अगर ऊपर की डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, कोई वेक्टर अगर नीचे की डायरेक्शन में हो तो आपको नेगेटिव मान लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके चलिए केसेस देखिए। केस नंबर 1 क्या पढ़ाया जाएगा आपको, केस नंबर 1 ये पढ़ाया जाएगा, ध्यान से सुनिए। आपके पास यहां ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड है आपका, ठीक। और ग्राउंड पर खड़े होके सरफेस से आपने एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली सीधे लाइन में, सुन लो ध्यान से, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है ये कि बॉल को आपने ऐसे फेंक दिया तो ये ऐसा पैराबोला बनाते हुए गया, ऐसा नहीं है ना। यहां सीधा सीधा मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, ये केस नंबर 1 है। अभी सारे डिस्कस करेंगे, परेशान ना हो, ठीक है ना। तो मान लीजिए क्या होगा केस नंबर 1 में, वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। केस नंबर 1 में बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड। कैसे जाएगी बॉल, थोड़ा सोचिए उसके बारे में, ठीक। ये बॉल है आपकी, ये बॉल पहले यहां थी और ये बॉल जाएगी कहां, ये सीधे लाइन में यहां जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब ये बॉल टॉप पे पहुंच जाएगी बच्चों, ये इसका रास्ता है, इस रास्ते से ऐसे सीधे जाएगी। अब सुनिए खास बात, जब ये टॉप पे पहुंचेगी तो एक आपको दिमाग में पिक्चर बनानी है, और वो आप देख भी सकते हो यहां पर, ठीक है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये मैंने ऐसे फेंका, तो मतलब स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, मेरा तो नहीं जा रहा होगा बट आप समझो, ठीक। तो जब ये जाता है तो पल भर के लिए रुकता है, यहां पर स्टॉप करता है, पल भर के लिए रुकता है, फिर नीचे आता है। कहने का ये मतलब है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट इन्होंने ऊपर की डायरेक्शन में फेंका होगा तो यहां पर आके ये रेस्ट करेगा पल भर के लिए, और यहां इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। याद रखना, रुकता है ना पल भर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। और फिर क्या करेगा, टॉप पॉइंट पर पहुंच के रेस्ट में आएगा, वो ये टॉप पॉइंट पे पहुंच के रेस्ट में आएगा, और रेस्ट में आने के बाद वापस नीचे आएगा, ठीक। तो ये ऐसे वापस नीचे आ जाएगा यहां पर, ठीक। तो बस हो गया, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट केस क्या आपका, केस नंबर 2 देखिए। केस नंबर 2 में क्या होगा कि ग्राउंड तो होगा आपके पास, लेकिन अब ग्राउंड के ऊपर एक टावर खड़ी होगी, कोई किसी हाइट पे जाकर आप, कोई टावर होगी इस तरीके से, ये लीजिए। तो ये येलो कलर से मैंने आपको क्या दिखाया स्टूडेंट्स, टावर, ओके। तो ग्राउंड पे खड़े होके नहीं फेंक रहे हो आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में, एक टावर पे पहले चढ़ गए हो आप, और टावर पे चढ़ के आपने ऐसे थ्रो किया। अब बताओ, इस बॉल को यदि टावर पे खड़े होके आप फेंकोगे तो पहले जाएगी ऊपर, ये ऐसे जाएगी, ठीक। और पल भर के लिए रेस्ट करेगा, टॉप पॉइंट पे पहुंच के यहां पे रेस्ट करेगा, और जैसे ही रेस्ट करेगा तो इसकी वेलोसिटी टॉप पॉइंट पे 0 होगी, और सुन लो ध्यान से, फिर पलट के नीचे आएगा। समझो जरा, छत, आप किसी टावर पे खड़े थे, फेंका, पहले ऊपर जाएगा, रुकेगा, और फिर नीचे आएगा, ये ऐसे आएगा और ग्राउंड पे हिट करेगा, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ फ्रॉम टावर,
उसके बाद नंबर 3, अब कभी कभी ऐसा होगा कि आप टावर पर खड़े हैं और आपने इसको ऊपर की डायरेक्शन में नहीं फेंका, ना ना ना, ध्यान से सुन लो, टावर पे खड़े हो जाओ जाके। अब टावर से ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकने के 2 तरीके होते हैं। पहला, ध्यान सुनो, टावर पे मैं खड़ा हूं और टावर से मैं खड़ा हूं तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। भाई देखो, टावर से ऑब्जेक्ट को नीचे गिराने के 2 तरीके हैं। पहला देखो, पहला पहला बिल्कुल आसान, फ्री फॉल करा दिया मैंने, ड्रॉप कर दिया, सिंपली कुछ नहीं किया मैंने, ये देखिए। दूसरा तरीका है, कोई शैतान बच्चा होगा तो कैसे फेंकेगा, ये ऐसा जोर लगा के, फोर्स लगा के। तुम नहीं फोर्स लगाओगे तब भी नीचे आ जाएगा, तुम फोर्स लगाओगे तब भी नीचे जाएगा। दोनों तरीके अलग अलग हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, दोनों तरीके स्टूडेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है। ये देखिए, जब तुम सिंपली ड्रॉप करोगे इसको, तब तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ध्यान से सुन लेना, u बराबर 0 हो जाएगा भाई, फ्री फॉल करा दो बस इस तरीके से। लेकिन अगर ऐसे झटके से तुमने इसको फोर्स लगा के फेंका है तो वो दूसरा तरीका होगा। मतलब आप ये भी बोल सकते हो उसको कि आप टावर पे चढ़ गए और टावर से ऑब्जेक्ट को आप नीचे फेंक रहे हो। अब u इज नॉट इक्वल्स टू 0, u कुछ ना कुछ होगा, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से आप फेंक रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नो, अब हम एक एक केस करके लेंगे। पहले केस लेते हैं ये वाला और उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। When ball is projected vertically upward from the ground, when ball is projected vertically upward from the ground, ठीक, जब एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड आप थ्रो करते हो फ्रॉम द ग्राउंड तो क्या होता है, उसका थोड़ा सा आप डायग्राम देखिए एक बार डिटेल में। डायग्राम आपको सारे आने चाहिए, प्रैक्टिस करके आइएगा, नहीं सवाल नहीं बनेगा आपसे। तो बॉल कहां है आपकी, ये ग्राउंड पर है, ये ग्राउंड है तुम्हारा, ये ग्राउंड है। क्या होगा बताओ, जब ऊपर फेंकोगे वर्टिकली अपवर्ड तो ये इस तरीके से जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो तुमने कितनी वेलोसिटी से फेंका है, u मीटर पर सेकंड से। भाई u थोड़ी ना 0 होगा, ऐसे जब ऊपर फेंकोगे तो फोर्स लगा के फेंकोगे, ये u मीटर पर सेकंड से, u मीटर पर सेकंड से। चलो देखते जाओ, कार्टेशियन सिस्टम अभी मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव। अब मुझे बताइए, चलिए साइन डिसाइड करिए, वेलोसिटी वेक्टर होता है, यस सर, और वेक्टर को बताने के लिए आपको प्लस या माइनस लगाना पड़ेगा, तभी आपको दिशा, उसकी डायरेक्शन पता चलेगी। तो u ऊपर की तरफ है, तो u का साइन कैसा लेना है बताओ, ऊपर की तरफ कैसा साइन है, पॉजिटिव, ठीक। तो u का साइन आपको कंसीडर करना है क्या, पॉजिटिव, ठीक। फिर ये टॉप पे पहुंचेगा यहां पर, तो वेलोसिटी एट द टॉप कितना लेना है आपको, 0 लेना है, वेलोसिटी एट द टॉप आपको 0 लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये वाली डायरेक्शन होगी आपकी पॉजिटिव, ठीक, ये वाली डायरेक्शन हो गई आपकी नेगेटिव, क्योंकि इसी लाइन में मोशन हो रहा है तो बस इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, अभी एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी आएंगे, ठीक है ना। चलो अभी एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में आएंगे, वैसे तुम सुन लो, सुनना अगर तुम्हें तो, जो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन हमेशा आपको कहां लेनी है, नीचे की तरफ, ठीक। एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां आता है, नीचे की तरफ। अब क्यों आता है, क्योंकि वेट बॉडी का कहां लगता है, नीचे की तरफ। ऐसे सोचो आप, ऐसे सोचो, वेट कहां लगता है, नीचे की तरफ। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट एक फोर्स होता है, वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है, वेट भी एक तरीके का क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक। तो ये अगर वेट भी एक तरीके का फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जी, जी एक वेक्टर है, तभी तो वेट वेक्टर है और फोर्स वेक्टर है। तो जी की डायरेक्शन आप बताओ किधर होगी, जिधर फोर्स होगा। फोर्स किधर होता है, नीचे, वेट वाला, ठीक। तो जी किधर होगा आपका, नीचे होगा, और जी अगर नीचे है तो यहां से कार्टेशियन सिस्टम को देख के बताओ ये देखो, कि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में, तो साइन इसका कैसा लेना है, नेगेटिव। कैसा साइन लेना है इसका, नेगेटिव,
ठीक, अभी और क्लियर होगा, परेशान ना हो, सवाल बहुत सारे कराएंगे, सब टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। पॉइंट नोट करिए, देखिए क्या लिखा, एनी क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी पॉइंटिंग अपवर्ड, एनी क्वांटिटी पॉइंटिंग मतलब कोई क्वांटिटी का मतलब है कोई फिजिकल क्वांटिटी, है ना। एनी यहां कर लो आप PHY, है ना, फिजिकल, एनी फिजिकल क्वांटिटी पॉइंटिंग अपवर्ड विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ऊपर की डायरेक्शन में जो भी होगा, जैसे कि ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसको हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। एनी फिजिकल क्वांटिटी पॉइंटिंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी पॉइंट करेगी, उसका हमको साइन कैसा लेना होगा, नेगेटिव, ये कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि जी का साइन हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि जी वेट की डायरेक्शन में होता है, वेट नीचे होता है, तो जी भी मेरा नीचे, इसलिए जी का साइन में कैसा लूंगा, नेगेटिव। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। नाम से ही आपको पता चल रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है जितने टाइम के लिए हवा में रहा, मतलब यहां जाएगा, ठीक ध्यान सुनो, ये टॉप पे जाके फिर नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ये तो जितनी टाइम के लिए ग्राउंड मतलब जितने टाइम के लिए हवा में रहा है, वो टाइम क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम फॉर विच द बॉडी इज इन द एयर, टाइम फॉर विच, और एयर रेजिस्टेंस जीरो मानना है, टाइम फॉर विच द बॉडी इज इन द एयर। फिर से सुन लीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यहां से यहां और यहां से यहां का जाने का समय और प्लस यहां से यहां का आने का समय, यही क्या आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे स्टूडेंट, थ्रू आउट दिस मोशन वेट वॉज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, थ्रू आउट दिस मोशन, कौन सा मोशन, जो मोशन मैंने आपको दिखाया, बॉल ऊपर गई नीचे आई। सुन लो ध्यान से, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, बॉल को ऊपर फेंको, चलो फेंको, भाई तुम्हारे ऊपर फेंकने से उसका वेट ऊपर थोड़ी ना लग जाएगा, वेट का मतलब भार, उसका वेट, वेट तो हमेशा नीचे ही लगता है ना भाई। ठीक, चाहे बॉल ऊपर जा रही हो तब भी वेट नीचे, और चाहे बॉल नीचे आ रही हो तब भी वेट नीचे ही काम करता है। तुम एक लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो, तो तुम्हारे वेट की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, क्या ऊपर हो जाएगी तुम्हारे वेट की डायरेक्शन, नहीं, वेट तो कहां रहेगा, नीचे रहेगा ना, डाउनवर्ड, सही है ना। तो बॉल चाहे ऊपर जा रही हो और बॉल चाहे लौटकर वापस नीचे आ रही हो, बॉल का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। और यदि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी होता है, सही है ना। तो वेट यदि नीचे, तो मास तो स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन की बात नहीं करोगे, तो जी कहां होगा, नीचे होगा। ठीक, बस यही बात मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लिख लो, थ्रू आउट दिस मोशन वेट वॉज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट was acting in downward direction, hence 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 g should be negative, hence g should be negative. Okay, next is what is time of ascent, ta, टाइम ऑफ ASCENT, एसेंट, नाम से ही पता चल रहा है, एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना, यानी कि यहां पे देखिए, जितने समय में ऑब्जेक्ट टॉप पॉइंट तक पहुंचेगा इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, और जितने समय में ऊपर से नीचे आएगा इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, टाइम टेकन बाय द बॉडी इन अपवर्ड मोशन टिल पॉइंट, टाइम टेकन बाय द बॉडी इन अपवर्ड मोशन टिल टाइम, टिल सॉरी टिल टाइम नहीं, टिल पॉइंट, टिल पॉइंट का मतलब टिल टॉप पॉइंट, टिल टॉप पॉइंट।
यहां से यहां तक पहुंचने का जो समय है वो टाइम ऑफ एसेंट है, और इसी तरीके से टाइम ऑफ डेसेंट क्या होगा, टीडी. टाइम ऑफ डेसेंट इज गिवन बाय या इज डिफाइंड एज time taken by the body to move in downward direction to reach the ground. Okay, time taken by the body to move in downward direction, to move in downward direction. बस यहां से यहां तक आने का समय. ठीक है, अब सुनिए. अब मैंने आपको बोला कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो TA प्लस TD. भाई TA समय के लिए गया और TD समय में लौट के आया, तो टोटल हवा में कितनी देर के लिए रहा, यानी कि टोटल टाइम कैसे निकालोगे, टाइम ऑफ एसेंट और प्लस टाइम ऑफ डिसेंट. डेसेंट टोटल टाइम इस तरीके से आप दोनों को ऐड करके निकाल सकते हो. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो भैया कैलकुलेट कर लो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है. चलो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक, कैलकुलेशन करने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की. हवा में कितनी देर के लिए रहेगा, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए. इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास वही है तीनों. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपकी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सही है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. आप लोग को याद होना चाहिए, मैंने आपको क्लास में बताया है स्टूडेंट्स कि ऊपर की दोनों जो इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो हैं आपकी वेक्टर फॉर्म. ठीक है, यानी कि ये वेक्टर फॉर्म है, और नीचे वाली कौन सी आपकी स्केलर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अब सुनो, अब आप डायग्राम बनाइए पहले, फिर आपको पता चलेगा क्या चल रहा है, क्या कैलकुलेशन करनी है. ये ग्राउंड बनाएंगे इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में फेंक दीजिए, ये इस तरीके से, और आएगा ये इसी लाइन पे वापस, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे घुमा के लेके आता हूं. ठीक, ताकि आपको समझ में आएगा तो इसी लाइन में सीधे, ऐसे घुमा के, मैं वो घूम थोड़ी ना जाता है, मैं तो आपको दिखा रहा हूं ये जाने का रास्ता उतना ही आने का रास्ता. ठीक, अब सुनो, जाने में जब वो अपवर्ड जा रहा होगा तब भी जी की डायरेक्शन नीचे रहेगी, और जब लौट के आ रहा होगा तब भी जी की डायरेक्शन नीचे रहेगी. क्यों, क्योंकि वेट हमेशा नीचे रहता है, तो जी हमेशा नीचे की डायरेक्शन में होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान लो यहां से जब बॉल को आपने फेंका, अपने आप तो चली नहीं जाएगी भाई, फोर्स लगा के फेंकोगे ना, तो आप उसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो दोगे. तो जब नीचे से ऊपर आप फेंक रहे हो तो भाई कुछ ना कुछ तो यू होगा, तो यू होगा कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी, उसको आपको पॉजिटिव लेना है. यू मीटर पर सेकंड से आपने ऊपर फेंका वर्टिकली अपवर्ड, कितने से, प्लस यू से. क्यों, ऊपर वाले साइन सारे कैसे रखने हैं आपको, ऊपर जो वेक्टर हैं पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन में जो वेक्टर हैं वो आपको क्या लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं. ठीक है ना, चलिए अब देखिए. अब मैं पहले यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, कहां से कहां तक की, ध्यान से चेक करिएगा. मैं पहले यहां से यहां तक के मोशन की बात कर रहा हूं. ठीक, तो मैं क्या पॉइंट के नाम लिख दूं, पॉइंट ए से बी तक, यानी कि टॉप पॉइंट तक की बात मैं कर रहा हूं. इसके मोशन के लिए मैं टाइम निकालने जा रहा हूं, मतलब उसने ए से बी तक कितना टाइम लिया, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट में निकालने जा रहा हूं. ठीक है, सो टाइम ऑफ एसेंट पहले मैं निकालूंगा. कैसे निकालूंगा मैं टाइम ऑफ एसेंट, मोशन देखूंगा मैं कहां से कहां, मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा जरा, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे टाइम निकालने के लिए, फर्स्ट वाली लगा दो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, v कितना है, v है आपका 0. कैसे पता चला, यहां से यहां जब जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 ही तो होगी टॉप पर, इज इक्वल्स टू यू कितना रखना है, प्लस यू. यू कितना रखना है, प्लस यू. साइन के साथ रखेंगे, ए की जगह क्या रखोगे, एस्केलेशन कितना है, एस्केलेशन की वैल्यू कितनी है, जी, तो ए की जगह रखना है जी, लेकिन माइनस साइन के साथ रखना है.
ठीक, तो ए की जगह माइनस जी रखोगे। क्यों सर? भैया जी का साइन रख देना, नीचे है वो, नीचे वाले वेक्टर कैसे होते हैं? नेगेटिव, और टाइम है टी। ठीक, तो ये माइनस जी टी इधर जाएगा, तो जी टी इज इक्वल्स टू यू, और टाइम टी इज इक्वल्स टू यू बाई जी। ठीक, जब भी आप कैलकुलेशन करोगे कोई भी वैल्यू रखोगे तो साइन के साथ रखना है। तो ये आ गया टाइम। अच्छा, टाइम भी कौन सा था? ये एसेंट, ऊपर जाने वाला, टी ए लिख दो यहाँ पे। ठीक, तो टाइम ऑफ एसेंट है, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया? u बाई जी। अब ध्यान सुनो, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। अब ये आपको अजीब सा लगेगा, जितने टाइम में वो ऊपर जाता है प्रूफ भी कर देंगे, टेंशन मत लो, जितने समय में वो ऊपर जाएगा उतने ही समय में लौट के नीचे आएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी प्रूफ कर देंगे, परेशान ना हो। ठीक, टी ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? टी डी, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इज गिवन बाय टी ए प्लस टी डी, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कितना है? u बाई जी, और टाइम ऑफ डिसेंट कितना है? u बाई जी। तो आंसर कितना आ जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट को सपोज मैं कैपिटल टी से दिखा रहा हूं, तो u प्लस यू, 2u बाई जी। अब सुन लेना पहले मेरी बात ध्यान से। आज के बाद आपको कोई भी सवाल मिलेगा जिस सवाल में बॉल को ग्राउंड से ऊपर फेंका गया है और वो वापस नीचे आई है, ये वाला केस होगा, इतना तो आपको याद करके आना पड़ेगा। ठीक, ऐसे फेंका गई और वापस ग्राउंड पे आई तो तुरंत टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगेगा 2u बाई जी, तुरंत। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। और यदि आपको पूरा प्रोसेस दिखाना है तो आप पूरा प्रोसेस इस तरीके से डायग्राम बना के दिखा दीजिए। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब अभी मैंने आपको बताया कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, यानी कि जितने समय में ऊपर गया है उतने ही समय में वापस लौट के नीचे आएगा। तो इस बात को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। हाउ टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों समय आपस में कैसे इक्वल है? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां पे देखिए, ये बॉल थी और ये गई टॉप पे, वापस नीचे आ गई, इसने एच मैक्स कवर किया यहाँ, मतलब मैक्सिमम हाइट इसकी ये एच मैक्स तक गया और ये वापस नीचे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो बॉल थी यहां पर, तो ये थी इसकी पोजीशन नंबर 1। जब हमने इसको फेंका पोजीशन नंबर 1, यहां पे गई तो पोजीशन नंबर 2, और जब लौट कर वापस ग्राउंड पे आई तो ये पोजीशन नंबर 3 है। 3 पोजीशन हैं इसकी। पोजीशन 1 जब हम इसको, ये वाले पॉइंट है जब फेंका था जहां से, पोजीशन नंबर 2 टॉप वाला पॉइंट है, और पोजीशन नंबर 3 वापस ग्राउंड वाला पॉइंट है। 3 पोजीशन पे हम आपको एक चीज दिखाते हैं। सबसे पहले पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पे। अब एक बात बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पता है ना तुम्हें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? क्लास 9 में पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब सिस्टम की एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। ठीक, तो ध्यान से सुनिए जरा, देखिए फेंका कितनी वेलोसिटी से था आपने? यहां से कितनी वेलोसिटी से फेंका था? u मीटर पर सेकंड से। टॉप पर पहुंच के वेलोसिटी कितनी हो गई थी? 0। ठीक, नीचे जब ग्राउंड पे टकराएगा, ध्यान सुन लो, नीचे जब ग्राउंड पे टकराएगा तो मान लो v डैश वेलोसिटी से टकराएगा। कितनी वेलोसिटी से टकराएगा? मान लो v डैश वेलोसिटी से टकराएगा। फिर से सुन लो, u मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, ठीक, टॉप पर पहुंच के वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और जब नीचे ग्राउंड पे टकराएगा तो v डैश वेलोसिटी से टकराएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान से चेक करिए, पोजीशन 1 पर एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पोजीशन नंबर 1। हाँ भाई, टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं बताइए? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ, पॉइंट पॉइंट 1 पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन एम वी स्क्वायर। वी की जगह हम क्या लेंगे? u, क्योंकि पॉइंट 1 पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? u है, तो 1/2 mu स्क्वायर। और प्लस, क्यों भाई इतना तो पढ़े लिखे हो कि नहीं आप? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है बताइए? 9th क्लास। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं? टोटल, वही मैकेनिकल एनर्जी निकाल रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला याद है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था आपका? 1/2 m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? mgh। h क्या होता था? हाइट होती थी। ठीक, कितने हाइट पे है वो? अब बताओ, ये ग्राउंड के रेफरेंस में कितने हाइट पे अभी पोजीशन 1 पे? 0। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। यानी कि एनर्जी टोटल पॉइंट 1 पर कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू हो गया 1/2 mu स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एनर्जी एट पॉइंट 2।
एनर्जी एट पॉइंट 2, करेक्ट। तो एनर्जी एट पॉइंट 2 आ जाएगी कितनी, यहां पर पहुंच के उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है, यानी कि v की वैल्यू जीरो हो गई है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस बार, ठीक है ना। यानी कि उसके पास कोई भी किनेटिक एनर्जी नहीं होगी, उसके पास होगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर बॉल का मास कितना है, स्मॉल m है, बॉल का मास कितना है, स्मॉल m, तो उसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी बचेगी कितनी, mgh। और h क्या है, h है ये हाइट, h मैक्स जितनी हाइट तक हो गया है, ठीक। तो ये हो गया। अब ध्यान से सुनिए जरा, एक बात बताइए कि पोजीशन 1 पे जितनी एनर्जी है उतनी ही यहां पर होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी और एयर रेजिस्टेंस जीरो माना है, तो एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है यहां पर, ठीक है, क्योंकि एनर्जी के लॉसेस भी होते हैं एयर रेजिस्टेंस की वजह से। जब बॉल ऊपर जा रही है तो एयर रेजिस्टेंस मौजूद होगा तो लॉस तो होगा, ठीक, एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलेगी। कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि जो टोटल एनर्जी है पॉइंट नंबर 1 पे, एनर्जी एट पॉइंट नंबर 1 इज इक्वल्स टू एनर्जी एट पॉइंट नंबर 2। सो पॉइंट नंबर 1 पे एनर्जी कितनी है बताइए, अभी निकाला था, 1/2 mu स्क्वायर, और पॉइंट नंबर 2 पे केवल उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, अब आप पोजीशन नंबर 3 पे एनर्जी निकालिए जरा, एनर्जी एट पोजीशन नंबर 3, टोटल एनर्जी पोजीशन नंबर 3 पे। अब बताओ पोजीशन नंबर 3 पे जब आएगा तो फिर से यही टोटल एनर्जी होगी उसकी, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम जी एच, सॉरी प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच, लेकिन एच कितना रखोगे, जीरो। क्यों, क्योंकि अब ग्राउंड से इसकी हाइट खत्म हो गई ना, वापस नीचे आ गया, तो एच की वैल्यू हो जाएगी कितनी, जीरो, यानी कि पोटेंशियल तो हो जाएगा कितना, जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 एम। और v अब कितनी वेलोसिटी से टकरा रहा है ये, v डैश से, तो अब इसके पास कितनी वेलोसिटी है, v डैश का स्क्वायर, यानी कि एनर्जी एट पॉइंट 3 इज इक्वल्स टू 1/2 एम v डैश का स्क्वायर, करेक्ट। ओके, नाउ अब सुनो ध्यान से, अब मैंने क्या किया था, पहले मैंने 1 से लेकर 2 तक का मोशन देखा था, मैं लिख दे रहा हूं ये इक्वेशन मैंने क्यों लिखी, क्योंकि मैंने मोशन कहां से कहां देखा था, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक, मोशन फ्रॉम पॉइंट 1 पॉइंट, अरे पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, 1 से 2 के लिए मोशन देगा तो 1 पे जितनी एनर्जी थी उतनी 2 पे, अब मैं 2 से 3 का मोशन देखूंगा, ठीक है, तो मोशन फ्रॉम 2 टू 3, मोशन फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 टू पॉइंट नंबर 3, ठीक। अब अगर मैं यहां से यहां का मोशन देख रहा हूं तो भाई बात तो वही पड़ेगी ना, जितनी एनर्जी यहां पर थी उतनी यहां पर होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक, यानी कि क्या होगा फंडा यहां पर, इसको इक्वेशन 2 बना लो, ठीक। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 3, या टोटल एनर्जी एट पॉइंट 3 इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, ठीक। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट थ्री पे टोटल एनर्जी तुमने निकाल रखी है, कितना है, 1/2 एम वी डैश स्क्वायर, और टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 भी तुमने निकाल के बैठे हुए हो, कहां पर है भाई, एम जी एच, ये हो गया एम जी एच, ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब बताओ 1 नंबर और 3 नंबर के राइट हैंड साइड इक्वल है, एम जी एच, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताइए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ध्यान से चेक करिए, इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दीजिए, यानी कि 1/2 एम यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी डैश का स्क्वायर, ठीक। अब सुनो 1/2 से यहां पे देखिए जरा, अब क्या होगा, 1/2 से 1/2 गया, m से m गया, ठीक, क्या बचा आपके पास, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v डैश का स्क्वायर, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब बताओ इसका स्क्वायर रूट u हो जाएगा और v डैश स्क्वायर का स्क्वायर रूट v डैश हो जाएगा, क्या निकल के आ गया बताइए, क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया कि जो वेलोसिटी से फेंका था आपने u से, उतनी ही से टकराएगा ग्राउंड पे। सुन लीजिए ध्यान से, पहली बात तो हमने यही प्रूफ कर दी कि जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था उसी वेलोसिटी से यहां पर टकराएगा, एनी डाउट बताइए।
ठीक, तो जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था उसी वेलोसिटी से टकरा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली बात तो याद कर लीजिए, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था उसी वेलोसिटी से ये टकराएगा। इस बात को आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि एक बात तो आपने प्रूफ कर दी, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लैंडिंग। सुन लीजिएगा ध्यान से, एक लाइन लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लैंडिंग। लेकिन यहां शर्त है, ब्रैकेट में लिखेगा एट द सेम लेवल, एट द सेम लेवल। ये क्या बात बता रहे हो सर? सुनो ध्यान से, इधर डायग्राम देखिए। मान लीजिए कि सवाल आप कर रहे होगे कभी, ये ग्राउंड होगा ऐसे करके, और कभी कभी एक टावर खड़ी होगी इस पे, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये टावर ऐसे खड़ी होगी किस तरीके से, ठीक, और इस टावर से आप ऑब्जेक्ट को फेंकोगे कहां, u मीटर पर सेकंड से ऊपर की डायरेक्शन में। ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। अब सुन लेना ध्यान से, तो आप भाई ग्राउंड पे खड़े होकर फेंको और चाहे आप टावर पे खड़े होकर फेंको, अगर आपने यू से फेंका था तो जब इसी लेवल में वापस आएगा, इसी लेवल में, कौन से लेवल में सर, ये वाले लेवल में, ये वाले लेवल में जब आएगा, तो सवाल करते टाइम याद रखिएगा क्या कि यू से फेंका था तो यहां पहुंच के इसकी वेलोसिटी फिर से यू हो जाएगी। लेवल सेम है ना, उतनी हाइट से ये चीज मैं कहना चाहता हूं, लेकिन हाँ इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, और ये क्योंकि नीचे की तरफ है, अभी नीचे जाएगा ये, तो ये नीचे की डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर, इसलिए नेगेटिव होगा बस। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बस किसको बता रहे हैं, आपके डायरेक्शन को बता रहे हैं। तो वही कहानी यहां पर चल रही थी। ये देखो, यू से फेंका था, वी डैश से गिरा, बट यू बराबर वी डैश प्रूव हो गया, यानी कि यू वी डैश के न्यूमेरिकली इक्वल है। तो दोनों वेलोसिटीज इक्वल हैं, कौन कौन सी, प्रोजेक्शन वाली और लैंडिंग वाली, जितने से लैंड करता है जितने से प्रोजेक्ट, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए ये वाला पॉजिटिव होगा लेकिन इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। एक यू होगा तो नीचे वाला माइनस यू होगा। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, अब आपको टाइम निकालना है। ठीक है फिर से वही सारी कहानियां आपकी, ये बॉल है, बॉल गई थी ऊपर, प्लस यू मीटर पर सेकंड से टॉप पे पहुंच के रेस्ट पाएगी, यहां से नीचे आई और नीचे भी यू से टकराई लेकिन माइनस यू से टकराई। ठीक, अब वेलोसिटी का साइन कैसे रखेंगे, माइनस यू। एस्केलेशन तो माइनस में लोगे ही, वो हमेशा डाउनवर्ड रहता है। ठीक, अब सुनिए, अब मैं ओनली डाउनवर्ड मोशन देख रहा हूं, डाउनवर्ड मोशन में ओनली देख रहा हूं, यानी कहां से कहां तक, ये पोजीशन 1 थी, ये पोजीशन नंबर 2 थी, और ये पोजीशन नंबर 3 थी, तो मैं देख रहा हूं ओनली डाउनवर्ड मोशन, ओनली, ओनली हेडिंग लगा देंगे पहले, ओनली डाउनवर्ड मोशन, ओनली डाउनवर्ड मोशन। अब मैं केवल डाउनवर्ड मोशन देख रहा हूं, तो जब मैं डाउनवर्ड मोशन देखूंगा, अब मेरी बात ध्यान सुनना, यानी कि पोजीशन नंबर 2 से पोजीशन नंबर 3 की तरफ, पोजीशन 2 से मोशन पोजीशन 3, इसकी स्टडी कर रहे हो बस आप। ठीक है, ऐसे ब्रेक कर करके आप स्टडी किया अगर ये मोशन की। अब मैं 2 से 3 देखूंगा बस, और कुछ नहीं देखूंगा। तो भैया एक बात बताओ, 2 से बॉल नीचे आएगी, तो जब यहां से गिर रही होगी तो यहां इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, मानते हो कि नहीं बताओ। अब तो फ्री फॉल हो रहा होगा ना एक तरीके से, बॉल गई 2 पोजीशन पे पल भर के लिए रुकी होगी तब तो नीचे आएगी, तो जब वहां रुकी होगी तो भैया यू 2 पोजीशन पे तुम 0 मानोगे ना, क्योंकि तुम 2 से 3 का मोशन कंसीडर कर रहे हो। केवल नीचे आने आने का मोशन की स्टडी अगर तुम कर रहे हो तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक, और यहां से यहां तक का आने का समय है टाइम ऑफ डेसेंट, सही है, और यहां से जब यहां आएगा तो फाइनल वेलोसिटी v की जगह आप क्या रखा करोगे, माइनस यू। ठीक, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से गया था प्लस यू से उतने से आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, और एस्केलेशन की जगह तुम क्या रखोगे, माइनस जी। अब बताओ क्या तुम टाइम नहीं निकाल लोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो वेक्टर फॉर्म, v बराबर u प्लस at लगाओ, तो v की जगह क्या रखोगे बताओ, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, माइनस यू से, इज इक्वल्स टू u कितना है, u है 0, और a की जगह क्या रखोगे, माइनस जी, और टाइम की जगह क्या रखोगे, मोशन 2 नंबर से 3 नंबर पोजीशन तक आप स्टडी कर रहे हो, डाउनवर्ड वाला ओनली, तो टाइम ऑफ डिसेंट रखोगे यहां। अब बताओ, माइनस यू इज इक्वल टू 0 माइनस जी टी, माइनस जी इंटू टी डी, माइनस से माइनस कटा, और टीडी का वैल्यू कितना आ गया, u बाई जी। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, प्रूफ कर दिया। लीजिए टाइम ऑफ डेसेंट भी मैंने प्रूफ कर दिया, u बाई जी, ये लीजिए आपके सामने।
ठीक, तो जितना ऊपर जाने में समय था TA वो मैंने आपको पीछे निकाल के दिखाया था, जाके देख लीजिए, TA U बाय जी। और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर पहले मैंने प्रूफ कर दिया कि जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाता है अगर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो उतनी वेलोसिटी से नीचे गिरता है, U बराबर V डैश। ठीक, ये प्रूफ करने के बाद फिर मैंने डाउनवर्ड मोशन की स्टडी करते हुए टाइम ऑफ डिसेंट निकाल के दिखाया, वो भी कितना आया आपका U बाय जी आया। तो हेंस टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डेसेंट, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसको डबल कर दोगे तो आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, दिस प्लस दिस। ठीक, तो ये कहानी थी, मैंने प्रूफ कर दी। अब सुनो, अब सवाल ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, ठीक, तो कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, यहां से जाएगा ये, तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करता है ये आपको निकाल के देना है और याद करना है। मैक्सिमम हाइट, फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट इन वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी, मैक्सिमम height, formula for the maximum height। now क्या चल रहा है, वही पुरानी कहानियां है। ये ग्राउंड है एक, ओके, और ग्राउंड से आपने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया, ये इस तरीके से गया, ये ऐसे गया और टॉप पे पहुंच के बेचारा रेस्ट में आएगा पल भर के लिए, ठीक है, प्लस u मीटर पर सेकेंड से आपने ऊपर फेंका, फिर से सुन लो, ऊपर जाने की वेलोसिटी इसलिए प्लस u, ठीक, जी हमेशा नेगेटिव रहेगा, नीचे रहता है तो जब ए की वैल्यू एस्केलेशन रखेंगे तो माइनस जी रखेंगे, ठीक, और जब ये जाएगा मैक्सिमम हाइट पे तो ये लौट के ऐसे नीचे आएगा बेचारा, ये इस तरीके से, ठीक, और आके नीचे टकराएगा ग्राउंड पे, ये इस तरीके से, इसी लाइन में, लेकिन मैंने आपको अलग से दिखाया था। तो तुम्हारी जो मैक्सिमम हाइट है वो आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, ये जो मैक्सिमम हाइट आपको दिख रही होगी, है ना, तो ये आपको एच मैक्स कैलकुलेट करना है, ये लीजिए, ठीक है। So what is maximum height? So answer is maximum distance traveled in, maximum distance traveled in upward direction, जो कि डायग्राम में आपको दिख भी रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से सुनिए, अब आपको क्या क्या पता है बताओ। अब आप मोशन स्टडी करोगे फ्रॉम ए टू बी ओनली, यहां से यहां तक की स्टडी करो बस। तो स्टडी कहां से कहां तक कर रहे हो आप, फ्रॉम ए टू बी तक के लिए हम करेंगे, जो भी करेंगे। क्या करोगे सर, सुनो, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, क्योंकि यहां से यहां तक जाने का समय तुम्हें पता है भाई, टाइम ऑफ एसेंट तुम्हें पता है, टी ए अभी अभी तुमने निकाला था, यू बाय जी आया था, टाइम ऑफ एसेंट तुम्हें पता है, तुमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है ए से बी के लिए। तो क्या ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो डिस्टेंस होगा, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वही तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वाली वेक्टर इक्वेशन लगा लीजिए, एस बराबर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अब सुनो, ये एक वेक्टर इक्वेशन होती है सर, एस वेक्टर होता है, यू वेक्टर होता है, साइन के साथ रखा जाएगा, ये सब है ना, रखना शुरू करो। एस क्या है, तो जवाब है एस तो निकालना है मुझे, ठीक, तो एस को ऐसे रहने दो। यू क्या है, जितने से फेंका था, कितने से फेंका था, प्लस यू से, तो प्लस यू इंटू टाइम क्या है, टाइम ऑफ एसेंट है, और प्लस 1/2, ए क्या है, ए की वैल्यू माइनस जी रखोगे, क्योंकि जी हमेशा एस्केलेशन नीचे है, वेट बॉडी का नीचे है, टाइम की जगह क्या रखोगे, टी ए, ठीक, यहां से आएगा एस इज इक्वल्स टू यू इंटू टी ए, टाइम ऑफ एसेंट कितना है, यू बाय जी प्लस माइनस माइनस 1/2 डॉट डॉट का मतलब इंटू जी इंटू टी ए का स्क्वायर, टी ए का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, टी ए का स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, ठीक, तो यहां हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये जी है, जी स्क्वायर, एक जी से एक जी कटेगा, ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल्स टू यू इंटू यू, यू का स्क्वायर अपॉन में हो गया जी माइनस 1 इंटू यू स्क्वायर होता है यू स्क्वायर, और अपॉन में 2 इंटू जी हो गया 2g, ये लीजिए, ठीक। अब बताइए कि आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं,
इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। इससे क्या फायदा है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे 2g, और फिर 2u स्क्वायर में से हम सिंपली क्या करेंगे, यू स्क्वायर माइनस कर देंगे। 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना बनेगा, यू स्क्वायर। तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा आपका कितना, यू स्क्वायर बाय जी। अब ये आपको याद करना है, यही क्या आपका एच मैक्स है। इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा और याद करके आइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ मेरे से गलती हो रही भाई, ये फॉर्मूला तो नहीं होता है, अरे 2g बचा है ना नीचे, ठीक। ओके, तो आपने दो फॉर्मूले याद कर लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ एसेंट का u बाई जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2u बाई जी। और दूसरा फॉर्मूला आपका निकल के आया एच मैक्स का u स्क्वायर बाई 2g। ऐसा कब लगाते हैं, तो जवाब है ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब ये मोशन हो रहा होता है, जो दिख रहा है वर्टिकली ऊपर जाएगा और नीचे गिरेगा आके, ठीक। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, हमने यहां पर ए से बी का मोशन स्टडी किया और हमने कौन सी इक्वेशन लगाई, एस इज इक्वल टू यूडी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या आप इसको किसी और मेथड से कर सकते थे, यस सर। यदि आप चाहते इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते थे। एच मैक्स यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं कि जो आंसर आया, आंसर में प्लस आया है, अगर आप ध्यान दें, माइनस नहीं आया भाई, आंसर प्लस में आया है। क्यों सर, क्योंकि सर आप ए से बी की स्टडी कर रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर है, और ऊपर वाले डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ऊपर की तरफ जो वेक्टर होगा भाई, ये जो इक्वेशन है डिस्टेंस थोड़ी ना दे रही है, डिस्प्लेसमेंट देती है। ये तो इत्तेफाक की बात है कि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया है, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन मुझे, मैंने तो वेक्टर इक्वेशन यूज करी है, तो वो मुझे जो साइन देगा वो वेक्टर के हिसाब से देगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की तरफ, प्लस साइन ये बता रहा है। अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक। तो ये होती है स्केलर फॉर्म आपकी, तो ये डायरेक्शन वगैरह के बारे में बताती नहीं, बस ये मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। तो इसमें डायरेक्शन आपको खुद से सोचना पड़ता है, ठीक। तो v कितना है, v टॉप पे पहुंच के फाइनल वेलोसिटी 0 है, और u कितना था, प्लस u था, तो प्लस u का स्क्वायर रखोगे यहाँ, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए की जगह माइनस जी रखोगे, ठीक, और इंटू में s रखोगे, ठीक। तो यहां से आ जाएगा माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gs, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल, तो u स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल्स टू s, और s ही क्या आपका h मैक्स है। तो आंसर उतना ही आएगा, टेंशन मत लो। अब कुछ लोग बोलेंगे ये भी पॉजिटिव आ रहा है, अरे भाई ये तो स्केलर है, कभी ये पॉजिटिव देती है कभी ये नेगेटिव देती है, साइन तुम्हें अपने दिमाग से सोचना है। जैसे कि यहाँ पर एच मैक्स आया कितना मेरा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ इसका साइन कैसा, तो साइन पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है, और ये वाले वेक्टर कैसे होते हैं, पॉजिटिव। अब हमें, अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के कुछ भी कैलकुलेट करेंगे, तो साइन के बारे में एक बार सोच लीजिएगा। अब सुनिए, अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट बात देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, ध्यान से देखिए। फिर से वही कहानी है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक, और मोशन हो रहा है, ये जाएगा और ये घूम के आएगा, यहां टकराएगा, यू से आपने फेंका था, प्लस यू रखना पड़ेगा, एस्केलेशन आपको माइनस जी लेना पड़ेगा, हमेशा नीचे होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो, अगर आप, पता है अब मैं निकालने जा रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट विद अनदर मेथड, और आएगा उतना ही। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, चला कहां से वो, पॉइंट ए से चला, टॉप पर गया, और वापस कहां आ गया, ए पर, सही है।
तो मैं मोशन कहां से कहां तक का देख रहा हूं, ए से बी, बी से वापस ए, यानी कि मोशन हो रहा है ए बैक टू ए। सुन लो भैया, स्टडी कहां से कहां तक की कर रहे हो अभी ना। टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए यहां से यहां तक की स्टडी करी थी, टाइम ऑफ डेसेंट निकालने के लिए यहां से यहां तक की स्टडी करी थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरे मोशन की स्टडी एक बार में कर रहा हूं। नीचे से गया ऊपर, ऊपर से वापस नीचे, यानी कि ए पॉइंट से चला था वापस ए पर आ गया, ए पॉइंट से चला था वापस ए पर आ गया। यानी कि आप मुझे ये बताइए, आफ्टर आफ्टर पार्टिकल हैज रीच्ड बैक टू ए, या बैक टू ग्राउंड बोल दो, बैक टू ग्राउंड। अब मुझे भाई बताओ कि इसने जो भी समय लिया होगा इस टाइम, ये वही तो टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और मुझे ये बताओ कि जब वो यहां से यहां आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। नहीं बताओगे तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको ही बताना है। डिस्प्लेसमेंट कितना ले, जब वो वापस ए पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना लेना पड़ेगा बताइए। ए से चला, ए पर वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा, बताइए। 0। ठीक है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट कितना लेना पड़ेगा आपको, 0। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। जैसा कि मैंने बताया वेक्टर इक्वेशन है, u का साइन ध्यान देना है, इसका साइन ध्यान देना है। 0 0 का तो कोई साइन होता नहीं है, 0 तो 0 है। अब u क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर फेंका था आपने भाई, जब आपने फेंका था ए से स्टार्ट किया था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो यही लोगे। तो u क्या है, पॉजिटिव है, प्लस का u। टाइम की जगह आप क्या रखोगे, टोटल टाइम रखोगे। प्लीज ध्यान दो, यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टोटल टाइम आप रखने जा रहे हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ए से ए तक का, कैपिटल टी। और ए की वैल्यू रखोगे क्या, माइनस जी, जिसकी वजह से प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, तो -1/2। और जी और टी की जगह हम क्या रखेंगे, टी का स्क्वायर। अब आप चेक कर लो, ये -1/2 जी टी स्क्वायर इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या होगा 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू टी, ऐसा ही रहेगा। ओके, नाउ अब देखो क्या होगा, यहां से यूटी को लेफ्ट में लेके आ जाओ अगर आप चाहो, या आप एक काम कर लो, यहीं पर रुक जाओ भाई, एक टाइम से एक टाइम कट जाएगा और क्या होगा। या आप एक काम करो, यहां से आप टाइम कॉमन ले लो, तो 0 इज इक्वल्स टू टाइम कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, u -1/2 जी टी। अब टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0, ये टाइम 0 तो हो नहीं सकता है, तो इसको 0 होना पड़ेगा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट तो कुछ ना कुछ होगा, सही है ना। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, u -1/2 जी टी को 0 होना पड़ेगा। और यहां से जब तुम t निकालोगे कितना आ जाएगा, t बराबर निकाल लोगे 2u/g आ जाएगा। लो भैया, देखा इस इक्वेशन की खूबसूरती, मैं 2-3 दिन से आपको बता रहा हूं। ये इक्वेशन में जो s है भाई, पोजीशन को बताता है, वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो अगर तुम इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट रखोगे ए से ए तक का, तो तुमको नेट टाइम मिल जाएगा ए से ए तक का। तो नेट टाइम ए से ए तक का 2u/g, यही वहां से निकाला था, टाइम ऑफ एसेंट निकाल के टाइम ऑफ डिसेंट निकाल के ऐड किया था, तो वही यहां से आ गया। तो चाहो तो तुम टाइम ऑफ एसेंट ऐसे भी निकाल सकते हो एक बार में, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है केस आपके पास, व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड और रिलीज फ्रॉम द टावर। व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड और रिलीज्ड फ्रॉम द टावर। ये क्या बात हो गई, देखिए जब किसी बॉल को किसी टावर से रिलीज किया या ड्रॉप किया, ये ग्राउंड है ठीक, और ये टावर है। जब टावर से ड्रॉप करोगे
ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फ्री फॉल कर रहा है, ऐसा फोर्स लगा के नहीं फेंका है, ठीक। तो u 0 रखना है, और आपको जो एस्केलेशन है वो तो -g रखना है, वो हमेशा नीचे रहता है, ऑब्जेक्ट चाहे नीचे जा रहा हो, इस बार तो नीचे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस बार ऐसे ही जा रहा है, ठीक। और ये आपका h है, h हाइट की टावर है ये, ठीक है ना, और बस यही है और क्या, ठीक है। अब जब ये ग्राउंड पे टकराएगा तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, v से, उसको -v लेना है क्योंकि नीचे है। सुन लो ध्यान से, जब ये नीचे आ रहा है तो टकराएगा v से, v उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन माइनस साइन बता रहा है कि नीचे आने की वेलोसिटी जिससे टकराता है वो वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में, नीचे का मतलब है नेगेटिव, ओके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे यहां पर। नंबर 1, यहां पे हमको कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अभी अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि आप इक्वेशन यूज कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वेक्टर फॉर्म में, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक। तो s कितना हो जाएगा, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, खास बात, ये जो डिस्प्लेसमेंट है कहाँ है, नीचे हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन किधर है, नीचे। तो s की जगह आप क्या लिया करोगे, साइन के साथ -h। आया कि नहीं आया, क्यों भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा h, लेकिन डायरेक्शन किधर है, नीचे, इसलिए h के साथ क्या लगाएंगे, माइनस। तो डिस्प्लेसमेंट रखेंगे -h इज इक्वल्स टू u कितना है, 0 है, तो इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T है, और प्लस 1/2 a हमेशा नीचे रहता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो माइनस होगा, -g, और t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, -h इज इक्वल्स टू, ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये पूरा, ठीक। और प्लस माइनस माइनस 1/2 g t स्क्वायर, ये माइनस से माइनस कटेगा, तो h इज इक्वल्स टू 1/2 g t स्क्वायर, तो t की वैल्यू निकालोगे, 2 आके यहां मल्टीप्लाई करेगा, सो 2h, और g आके डिवाइड कर देगा, और स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। ये लीजिए, याद करना है आपको क्या, कि जब भी क्या करते हैं, किसी टावर से हम क्या करते हैं, फ्री फॉल करते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकल के आता है, √2h/g, कितना निकल के आता है, √2h/g, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब इसी केस में, कौन सा केस है, जब बॉल को हमने ड्रॉप किया, यानी कि टावर पे चढ़ गया और फ्री फॉल कर दिया वहां से, इसी केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये आया, लास्ट टाइम जब हम ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते थे ग्राउंड से और वापस नीचे आता, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u/g, इस बार √2h/g। तो केसेस याद रख के आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक। अब सुनिए, यहीं पे आप निकाल लीजिए वेलोसिटी विद विच इट विल हिट द ग्राउंड। इसी में हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी विद विच, वेलोसिटी विद विच, ये नंबर 2 आप बोल सकते हो, with which it will hit the ground, कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा वो आपको निकालना है, ठीक। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया -v वेलोसिटी, माइनस साइन क्यों, क्योंकि नीचे है ना। तो अभी मैं आपको निकाल के भी दिखा रहा हूँ, आपका साइन माइनस ही आ जाएगा, ये देखिए, वेलोसिटी की वेक्टर इक्वेशन लगा दो, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, ठीक। अब सुनो, कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है, मान लो v फाइनल से, मान लो, तो v फाइनल, ठीक। अभी हम साइन नहीं रख रहे हैं, ये अपने आप आपको साइन दे देगा, माइनस में आएगा आंसर, u कितना है, u 0 है, और प्लस a की वैल्यू -g, और t क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट था, चेक कर लो जाके, जितने टाइम में गिरेगा वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी कि √2h/g। सो v फाइनल इज इक्वल्स टू 0 और प्लस माइनस 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 gt, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, vf का मतलब v फाइनल है ना, -g, और टाइम कितना है, 2h/g, टाइम ऑफ फ्लाइट, जाके देख लो, √2h/g, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे, v फाइनल इज इक्वल्स टू माइनस, तो ऐसे रहेगा, g को आप क्या लिख सकते हो, √g इंटू √g, ठीक। तो ये वाले g को लिखा आपने √g इंटू √g, और इंटू में क्या बचा, √2h/g, ये वाला √g इस √g से कटेगा, तो यहां से आ जाएगा माइनस, और ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो दोनों को एक साथ रूट लगा के 2hg लिख सकते हैं,
ठीक, तो इस तरीके से जो आपका क्या नाम है फाइनल वेलोसिटी आया, कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, -√2hgh। अब यहाँ -√ऑफ√2hg से। अब यहाँ पर माइनस साइन क्या दिखा रहा है, इसका माइनस साइन ये दिखा रहा है कि वो जो जिस वेलोसिटी से हिट करेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। जाके देख लीजिए, ये देखिए, है ना, बस ये बात है। तो माइनस साइन शोज डाउनवर्ड डायरेक्शन, हियर नेगेटिव। मतलब अगर आप चाहो तो v फाइनल का जो मॉडुलस है वो कितना आ जाएगा, √2hg। ओके, हियर negative sign shows direction. Here minus sign shows direction. कौन सी डायरेक्शन है कि फाइनल वेलोसिटी कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, नो अब ये था मेथड नंबर 1, है ना। अब मेथड नंबर 2 देखिए, ये फाइनल वेलोसिटी निकालने का मेथड नंबर 1 था, m1। अगर आप चाहते तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते थे, मेथड नंबर 2। वहां पे आप स्केलर वाली यूज करते इक्वेशन, v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। वैल्यू रखो, v कितना है, v फाइनल, यहाँ पे आपको साइन नहीं मिलेगा, माइनस u कितना है 0, 2 इंटू a कितना है -g, और s कितना है, s कितना है, s आप साइन के साथ ही रखोगे ऑब्वियसली। ठीक, तो आप रखो कितना, -h, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे, है ना, -h। तो -h, तो यहां से हो जाएगा v फाइनल का स्क्वायर -0 यानी कि v फाइनल का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 2gh। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, v फाइनल इज इक्वल्स टू √2gh। तो तो अभी भी आपका गया, है ना, लेकिन आपको इस बार बाहर माइनस नहीं मिला है। ठीक, यानी कि माइनस क्यों नहीं मिला है, माइनस इसलिए नहीं मिला है बाहर आपको, क्योंकि आपने कौन सी यूज करी है, स्केलर इक्वेशन। स्केलर इक्वेशन डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती है, स्केलर वाली इक्वेशन से निकाला है, वेक्टर फॉर्म से नहीं निकाला है। वेक्टर से निकालोगे तो अपने आप साइन मिल जाएगा आपको बाहर। वैसे भी मैंने आपको बताया था, जब आप स्केलर से निकालोगे तो आपको खुद डिसीजन लेना होगा कि वी फाइनल की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे। वो तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ऐसा क्या टकराएगा, तो वी फाइनल, यही वी फाइनल है ना, माइनस वी से जो दिखाया है। तो स्केलर से निकालोगे तो आपको डिसीजन लेना होगा, ठीक, और कोई बात नहीं। ओके, नाउ ये हो गया। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है, गैलीलियो लॉज ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो अरे स्पेलिंग अगर आप देख लेना, गैलीलियो लॉज ऑफ ऑड नंबर, लॉज ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक, अब ये क्या होता है, इसमें जो पहले पढ़ाने जा रहे हैं वो कोई लॉ नहीं है, बस वो थोड़ा सा एक केस है, उसको आप देख लो। जैसे कि ये वाला, कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, जो मैं येलो कलर से लिखूंगा अभी, हेडिंग येलो कलर से पड़ी, वही गैलीलियो नंबर होंगे। ये गैलीलियो नंबर नहीं है, मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, ध्यान से चेक करो। ये ग्राउंड है, ठीक, और उसके बाद ये h हाइट पे आप चले गए, और h हाइट से आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अब ध्यान सुनो, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड का रेशियो अगर आप निकालोगे तो ये क्या आएगा, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, ये S1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, फॉर्मूला लगा दो, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ et²। S की जगह आप क्या रखोगे, S1, क्योंकि नीचे है तो -S1 रखेंगे, दिख रहा है ना। ये 1 सेकंड में, स्टार्टिंग 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने निकाला है, इज इक्वल्स टू यू कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस 1/2 a की जगह -g रखेंगे क्योंकि नीचे है g हमेशा, और t 1 है, 1 सेकंड में निकाल रहे हो
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस S1 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 G इंटू 1 स्क्वायर 1/2, ठीक, और G इंटू 1 स्क्वायर G हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो S1 कितना आ जाएगा 1/2 G, करेक्ट, ये आ गया, ये S1 आ गया 1/2 G, ठीक। यहाँ आप एक काम कर लो, इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख दो, माइनस माइनस कैंसिल, और ये वाले 1 स्क्वायर को ऐसे ही लिखे रहने दो आप, सॉल्व मत करो। ठीक, फिर आप निकालो यहां पर क्या, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यहां गिर जाएगा 2 सेकेंड में S2, तो S2 कैसे निकलेगा, इसी फॉर्मूले को लगा रहे हैं, S2 नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए S की जगह माइनस, U की वैल्यू 0 है, और 0 की वजह से 0 इंटू 2, क्योंकि 2 सेकेंड में निकाल रहे हैं तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, और प्लस 1/2, और A की जगह माइनस G, ठीक, और T की जगह 2, सो 2 का स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा माइनस S2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 1/2 G 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, तो S2 कितना आ जाएगा, S2 कितना आ जाएगा 1/2 G 2 का स्क्वायर। अब थर्ड वाला मैं नहीं निकाल रहा हूं, थर्ड वाला आप निकाल सकते हो, S3 कितना आ जाएगा डायरेक्ट 1/2 G 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 सेकंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट, S3 डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, कितना आ जाएगा 1/2 G 3 का स्क्वायर, ठीक, वो यहां से यहां तक हो जाएगा ऐसा कुछ। तो बस अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, S1 is to S2 is to S3, S1 is to S2 is to S3, जब इनका रेशियो निकालोगे कितना आ जाएगा बताओ, सब में जो कॉमन है काट दो, S1 कितना आया था 1/2 G 1 स्क्वायर, S2 कितना है 1/2 G 2 स्क्वायर, और S3 कितना 1/2 G 3 स्क्वायर, तो जो कॉमन है, क्या कॉमन है 1/2 G कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, रेशियो 2 का स्क्वायर, रेशियो 3 का स्क्वायर, तो बस यही है, यानी कि 1 सेकंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा फ्री फॉल कराते हो तो 1 सेकंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट, सेकंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट, और सॉरी स्टार्टिंग के 1 सेकंड में जितना डिस्प्लेस हुआ है, फिर स्टार्टिंग के 2 सेकंड में जितना डिस्प्लेस हुआ है, फिर स्टार्टिंग के 3 सेकंड में जितना डिस्प्लेस हुआ है, उसका जो रेशियो है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी कि वो करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सेकंड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आता है, ठीक। लेकिन ये गैलीलियो नंबर नहीं है, अब गैलीलियो नंबर क्या होता है वो आप देखो, फिर से वही सिनेरियो आपका, ये इस तरीके से, ठीक, एक हाइट है, और इस हाइट से u इज इक्वल टू 0 से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, है ना, फर्स्ट सेकंड में कितना चला ये निकालना है, फिर सेकंड में कितना चला ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड सेकंड में कितना चला ये निकालना है, ठीक, और उनका रेशियो लेना है। तो फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा यूज होगा, nth सेकंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट, सो s nth क्या होता था u प्लस 1/2 a इन द ब्रैकेट 2n-1, तो s इन फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, n की वैल्यू 1 रखोगे, यानी कि u हो जाएगा 0, और प्लस 1/2 a की जगह माइनस g, ठीक, और s फर्स्ट का साइन कैसा आ जाएगा नेगेटिव, है ना, नीचे है ना डिस्प्लेसमेंट, तो 2 इंटू एन की जगह 1 -1, s फर्स्ट इज इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, -1/2, है ना, और g, और ये 2 इंटू 1 2 -1 1, ठीक है, ये इतना माइनस माइनस कैंसिल होगा, s फर्स्ट सेकंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी
1/2g, करेक्ट। नेक्स्ट, ये जो ब्रैकेट में 1 आया था इसको ऐसे रखो। अब हम निकालेंगे इसी तरीके से क्या, s सेकेंड, साइन आएगा माइनस में, मतलब सेकेंड सेकेंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट इतनी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए साइन माइनस, u कितना हो जाएगा 0 और प्लस 1/2, a की जगह रखोगे -g और इनटू में सेकेंड सेकेंड में तो 2 × 2 करोगे, 2 × 2 -1, यहां से s सेकेंड आ जाएगा कितना, सेकेंड सेकेंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो आएगा 1/2g और 2 to the 4 माइनस ये आएगा 3। फिर इसी तरीके से निकाल लेंगे क्या हम, s थर्ड, यानी कि थर्ड सेकंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट, माइनस आएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में थर्ड सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट किया यहां से यहां तक ये, ठीक। तो ये भी सॉल्व करके कितना आ जाएगा चेक कर लो, u0 -1/2g और 2 × 3 -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, s थर्ड इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना जरा, माइनस माइनस कैंसिल तो आएगा 1/2g और इन द ब्रैकेट 2 3 6 -1 5। अब आप इनका रेशियो ले लो, ठीक है, इनका रेशियो ले लो फर्स्ट सेकंड में, ये देखिए ध्यान से रेशियो लेने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, s इन फर्स्ट सेकंड, रेशियो s इन सेकंड सेकंड, रेशियो s इन थर्ड सेकंड, यानी कि फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में और थर्ड सेकंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट, इसी तरीके से फोर्थ सेकंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट अगर लेते, ठीक है, तो इनका जो रेशियो आता है ऑड नंबर्स के रेशियो के इक्वल आता है, चेक कर लो 1/2g 1, 1/2g 3, 1/2g 5, तो 1/2g से 1/2g सब जगह कट जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ 1 बचेगा फर्स्ट वाले में, तो 1 रेशियो, यहाँ कितना बचेगा 3, 1 रेशियो 3 रेशियो, यहाँ क्या बचेगा 5, ठीक है। बस यही गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर के नाम से जाना जाता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर और ले लेता एस फर्स्ट एस सेकंड एस थर्ड एस फोर्थ ले लेता तो 1:3:5:7 आ जाता, ऑड नंबर के रेशियो में चलता है, फर्स्ट सेकंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट, सेकंड सेकंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट, थर्ड सेकंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये ऑड नंबर्स के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए दो अलग अलग केसेस हैं आपके और दोनों केसेस में आपके डिस्कस करूंगा, देखिए क्या है। नेक्स्ट केस इज when ball is projected vertically upward from the tower, when ball is projected upward from the tower, ठीक, एक टावर से जब बॉल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता है तब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखिए, ये केस है, केस 1 बोल सकते हैं आप इसको, केस 1, ठीक। यहां पे टावर बना हो गया, ठीक है, और ये टावर की हाइट है h, टावर पे आप चले गए यहां पर और यहां से आपने थ्रो किया ऊपर की डायरेक्शन में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक लेवलिंग कर, एक लेवल ले लेते हैं, ये टावर की हाइट का एक लेवल है ये, ठीक, और जब आपने इस बॉल को यहां से थ्रो किया तो पहले ऊपर जाएगा, ठीक, और ये ऐसे नीचे आएगा, ठीक, समझ रहे हो ना, टावर पे खड़े हो गए तब आपने फेंका, एक टावर पे खड़े हो गए और ऐसा ऊपर वर्टिकली फेंका यू वेलोसिटी से, तो पहले ऊपर जाएगा और फिर ऐसे लौट के नीचे आएगा। तो आपको यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बातें, ध्यान से सुनिए, टाइम ऑफ एसेंट कहां से कहां तक का होगा, यहां से यहां तक का ये टाइम ऑफ एसेंट होगा, ठीक, और यहां से यहां तक का ये टाइम ऑफ डेसेंट होगा, अगर चाहो तो इस लाइन को हटा दो कंफ्यूज कर रही हो तो, ठीक, ये इस तरीके से, ये आपका क्या होगा, टाइम ऑफ डेसेंट होगा, ठीक। तो इस बार आप देख रहे हो टाइम ऑफ एसेंट इज नॉट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डेसेंट, ये आपको फील हो रहा होगा।
तो ऐसे केसेस में जब टावर में खड़े होके ऊपर की डायरेक्शन में फेंकता है तो ये पहले बॉल ऊपर जाती है, फिर पल भर के यहाँ पे रुकती है और फिर नीचे आती है। तो इस टाइम ऑफ एसेंट इज नॉट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डेसेंट। टाइम अलग अलग आते हैं, ऊपर जाने के टाइम अलग अलग आते हैं, नीचे आने के टाइम अलग अलग आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ठीक। उसके बाद चलिए अब हम एक काम करते हैं, ऐसे केसेस में हाउ टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, कुछ बातों का ध्यान रखिए जरा। देखिए, एक काम कर लेते हैं, यहीं पे केस 2 भी आपको बता देते हैं। ठीक, केस 2 में क्या करेगा, केस 2 में बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो, अभी आपने क्या किया, आपने यहाँ टावर से खड़े होकर ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी से, यू से। ठीक, और आप ऐसा भी तो कर सकते थे, यहां से खड़े होकर नीचे फेंकते यू वेलोसिटी से। इस बार यू जीरो नहीं होगा, ड्रॉप नहीं कराया है, ध्यान से सुन लीजिए। टावर पे चढ़ने के बाद हमने वहां से फेंका है नीचे की डायरेक्शन में। ये टावर उतनी हाइट की रखो भाई। ठीक, ये टावर है इस तरीके से, और टावर की हाइट कितनी है, एच है। लेकिन यहां से इस बार बॉल क्या करी आपने, यू वेलोसिटी से नीचे फेंकी। सुन लो ध्यान से, टावर वही है, हाइट वही है ग्राउंड से, लेकिन एक बार ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं और एक बार ऐसे नीचे फेंकते हैं। यू वेलोसिटी से ऊपर तो यू का साइन पॉजिटिव, और यू वेलोसिटी से नीचे तो यू का साइन नेगेटिव। ओके, वो सब तो हम चलो क्वेश्चन करते टाइम देख लेंगे। और यहां पर जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो टाइम ऑफ डेसेंट के इक्वल होगा, यहां से यहां तक वाला ओनली। ठीक है, अब चलो एनर्जी एनर्जी थोड़ी निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर मान लो कितनी वेलोसिटी से टकराता है, वी वेलोसिटी से। ठीक, यहां से जाता है यू से और यहां पे टकराता है कितनी वेलोसिटी से, यू वी वेलोसिटी से टकराता है। ठीक है ना। और अगर हम एनर्जी की बात करें, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा, एनर्जी की अगर बात करें तो यहां पर एनर्जी कितनी होगी, यहां पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, यहां पर यहां पर होगी टोटल एनर्जी कितनी इसके पास, यहां पर पॉइंट का नाम लिखना पड़ेगा भाई, ए। ठीक, और ये वापस आ गया कहां पर, बी, ये वाला पॉइंट बी है। ठीक, तो टोटल एनर्जी एट ए निकाल लो पहले, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। हाँ भाई, क्या हो जाएगा, एम जी एच, ये होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पहले काइनेटिक निकाल लो, 1/2 mu स्क्वायर, ये होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, क्योंकि यू वेलोसिटी से फेंक रहे हो तो कितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, 1/2 mu स्क्वायर। और पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 1/2 mgh, सॉरी 1/2 mgh कह रहा हूँ, mgh है ना, मास कितना है इसका, m। सो mgh हो गई इसकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गई इसकी टोटल एनर्जी ये वाले पॉइंट पे। ठीक, अब जब ये नीचे गिरेगा यानी कि पॉइंट बी पर, सो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, जब ये यहां गिरेगा तो एच तो हो गया जीरो, भाई हाइट तो है नहीं इसके पास कुछ, तो पोटेंशियल की गायब हो जाएगी और टोटल किनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2, और कितनी वेलोसिटी से टकराया है, वी वेलोसिटी से। ठीक, 1/2 mv स्क्वायर से। अब सुनो, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम यहाँ पर लगाएं, ठीक है ना। ठीक है, रुक जाओ, ऐसे इसको रहने दो भी। अब यहां पर देखो जरा, इसकी टोटल एनर्जी पहले यहां पर निकालो पॉइंट ए पर, और फिर जब ये ग्राउंड पे टकराएगा आके नीचे तो पॉइंट बी पे भी निकाल लेंगे। तो टोटल एनर्जी ये वाले केस में जब हम उसको यू वेलोसिटी से नीचे फेंक रहे हैं, टोटल एनर्जी एट ए निकाला तो कितना आ जाएगा, एम जी एच और 1/2 एम यू स्क्वायर, 1/2 एम यू स्क्वायर और प्लस एम जी एच। ठीक, और टोटल एनर्जी निकालोगे कहाँ आप, जब ये ग्राउंड पे आ गया सेकंड वाले केस में एट पॉइंट बी, कितना हो जाएगा, मान लो कि ये टकराता है कितनी वेलोसिटी से, वी डैश वेलोसिटी से, वी डैश वेलोसिटी से। ठीक, तो 1/2 m वी डैश का स्क्वायर हो जाएगा इसके पास वेलोसिटी।
सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। केस क्या है, हाइट दोनों की सेम है। एक बार यहां से चढ़ के यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, यानी कि जितने मान लो 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो वही केस तो ये भी है, उतनी हाइट पे चढ़ के 5 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंक रहा है, बस अंतर ऊपर नीचे का है। ये वाले पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी थी, ये वाले केस में 1/2 mv² प्लस mgh, और पॉइंट बी पर जब गिरा नीचे तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी, 1/2 mv²। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। एक बार बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये वाली पूरी एनर्जी इसके इक्वल होगी, यानी कि 1/2, भाई खुद सोचो ना, यहाँ पे जो एनर्जी है वो इस टोटल एनर्जी के इक्वल होगी, तो 1/2 mu² और प्लस mgh इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। ठीक, इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर 3। अब उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, और यहां पर भी वही कहानी है कि पॉइंट ए पे जितनी एनर्जी होगी उतनी ही पॉइंट बी पर होगी यहां पर, तो ये वाली एनर्जी इसके इक्वल होगी, यानी कि 1/2 mu² और प्लस mgh इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। सॉरी, ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनना। ठीक, ये बन गई इक्वेशन नंबर 4 मान लो, इसका कुछ नाम देना होता दे देते, कुछ दिया नहीं, बट ये एनर्जी आपस में इक्वल होगी। अब सुनो, 4th का और 3rd का लेफ्ट हैंड साइड देखो इक्वल है, तो फ्रॉम 3rd एंड 4th राइट हैंड साइड इक्वल होगा, फ्रॉम 3rd एंड 4th दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/2 mv² इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। ठीक, 1/2 m से 1/2 m कटा, m से m गया। ठीक, तो क्या आ गया, v डैश का स्क्वायर बराबर v², स्क्वायर रूट लोगे तो v डैश बराबर v आ गया। ये एक बहुत खास बात आ गई, ध्यान से सुन लीजिए दोनों केस। मतलब समझो, अगर किसी टावर पे खड़े होगे, ऊपर की डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से फेंकोगे, तो जब नीचे गिरेगा तो ये वाला u v के इक्वल तो नहीं होगा, अलग अलग होंगी वेलोसिटी, कोई बात नहीं, u से फेंका था v से गिरेगा। यहां पर u से नीचे फेंका है, जितनी वेलोसिटी से गिरेगा, तो यहां जितनी वेलोसिटी से गिरेगा ना उतनी ही वेलोसिटी से यहां गिरेगा। बस ये प्रूफ कर दिया, v बराबर v डैश, चेक कर लो। ठीक, यानी कि इन बोथ द केसेस वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग इज सेम, इन both the cases velocity of landing is same। ठीक, फिर से सुन लो एक बात, h हाइट की टावर पे खड़े होके u वेलोसिटी से ऊपर फेंको, और चाहे h हाइट की टावर पे खड़े होके u वेलोसिटी से नीचे फेंको, लैंड जब करेगा तो वेलोसिटी इक्वल होंगी, v बराबर v डैश, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, नाउ अब इन केसेस में, ये जो केस है आपके, ठीक, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है, तो दोनों केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर रहे हैं कहां पर, केस नंबर 1। अब सुनो, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाते हैं हम, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² वेक्टर फॉर्म में। अब डायग्राम देखते जाओ और लगाते जाओ, जाओ देखो डायग्राम पीछे जाके, एस कितना होगा बताओ, एस कितना होगा, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से यहां तक, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है h, लेकिन डायरेक्शन किधर है, नीचे डिस्प्लेसमेंट की। सुन लो ध्यान से भैया, फाइनली तो नीचे आ रहा है ना, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जब आप देखो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कहां है, नीचे, तो s की जगह -h रखेंगे। ये चीज पूरी -h है ना, लेंथ वाइज तो h है, लेंथ वाइज तो h है, लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है,
देखो ना, इनिशियल और यहाँ गिरेगा तो फाइनल, इनिशियल फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, h है, क्योंकि नीचे है इसलिए s की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस। तो यहां माइनस h इज इक्वल्स टू u की जगह क्या रखोगे आप, प्लस या माइनस। जाके देखिए u से ऊपर फेंका था तो ऊपर की डायरेक्शन कैसे लेते हैं हम, पॉजिटिव, तो प्लस का u। t क्या है, पूरे मोशन के लिए देख रहे हैं, पूरे मोशन के लिए यहां से यहां तक, तो पूरे मोशन की बात हो रही है, ठीक है। और इस इक्वेशन ऑफ मोशन में s डिस्प्लेसमेंट होता था, इसलिए पूरे मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना था हमने देखा, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस h, तो h रखा, ठीक है ना। अच्छा, अब रख दो, तो कितना हो जाएगा, t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है पूरे मोशन का, और प्लस 1/2, a की जगह माइनस g तो हमेशा नीचे रहता है, वेट हमेशा नीचे रहता है, g हमेशा नीचे, और t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक। तो यहां से आ जाएगा माइनस का h इज इक्वल्स टू यू इंटू कैपिटल T प्लस माइनस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, सही है। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, यहां से ये इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक। और ये भी लेफ्ट में आ जाएगा तो माइनस यू टी, और माइनस का एस तो है ही लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल्स टू 0। ये अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और 2 से इधर भी, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आएगा जी टी स्क्वायर और माइनस 2ut और माइनस 2h इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कैपिटल टी। तो इसको कंपेयर करोगे आप किससे, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, ठीक। तो ए कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जी, तो ए की जगह जी लेंगे, ठीक। बी की जगह क्या लेंगे, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी, यहाँ वेरिएबल कौन है, टी, टी का कोफिशिएंट क्या है, तो बी क्या आ जाएगा यहां से, बी क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह कौन है, वेरिएबल कैपिटल टी जिसकी वैल्यू में चाहिए, तो -2u। और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो ये कांस्टेंट टर्म कितना है, -2h है, ठीक। ये लीजिए, तो अब आप श्रीधराचार्य लॉ लगा दोगे जो क्लास 10th में आपने लगाया था, तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। x की जगह क्या आ जाएगा, जो कि आपको निकालना है, यहाँ वेरिएबल कौन है, टाइम t, तो टाइम t कैसे निकलेगा, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी, बी कितना है -2u, तो b की जगह रखोगे -2u और प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर यानी कि -2u का स्क्वायर और -4 इंटू ए इंटू सी, ए की जगह क्या है g, ओके, और इंटू में सी की जगह क्या है -2h, -2h और अपॉन में 2 इंटू ए। अब सुनो, ये सब याद बात नहीं करना है, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, ए की जगह जी, ठीक। कुछ नहीं करना है, जब आपको ऐसे वाले केस आया करेंगे जो मैंने आपको दिखाया, एक टावर से खड़े होके आप ऊपर फेंकोगे, ठीक, तो आप एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लेना, तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइम टी निकाल लोगे आप वहां से, भाई टी की वैल्यू निकाल लोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है श्रीधराचार्य लॉ से, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। अब सुनो, अब केस 2 का टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर केस 2, केस 2 का टाइम ऑफ फ्लाइट, केस 2 में क्या था जाके देख लो, केस 2 में क्या था, केस 2 में यहां से यहां तक का मोशन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह फिर से एच लोगे माइनस का, भैया नीचे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, नीचे नीचे की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है नीचे, तो एच का साइन -h लेंगे, यू की जगह यू ना लेके -u लेंगे क्योंकि नीचे है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम की जगह आप t ही लोगे, तो क्या आ जाएगा यहां से, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक। तो s की जगह -h, इस बार u की जगह हम लेंगे -u क्योंकि वेलोसिटी नीचे और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T, a की जगह -g रखोगे तो a प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1/2 और g और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू t, ठीक है। ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको कि आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर पॉजिटिव, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस यू टी
और माइनस एच तो है ही इधर, इज इक्वल्स टू में 0 है, उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो क्या बनेगा यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो जी टी स्क्वायर और प्लस 2 यू टी माइनस 2h इज इक्वल्स टू 0। बस ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी टाइम में, जैसे एक्स आता था वैसे टाइम आ जाएगा। ठीक, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गॉट द आंसर। लिख लो, सॉल्व द quadratic equation and get the answer and get the answer। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, टाइम ऑफ ascent equals to time of descent। टाइम ऑफ ascent टाइम ऑफ descent के इक्वल तभी होता है जब देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट, इफ एयर resistance is not considered, if air resistance is not considered, अगर एयर रेजिस्टेंस आपने कंसीडर नहीं किया तभी टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होगा, टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होगा। ठीक, और अगर एयर रेजिस्टेंस आपने कंसीडर कर लिया है तो फिर कुछ अलग ही गेम चलता है, वो मैं आपको दिखाता हूं। टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डेसेंट, टाइम ऑफ एसेंट इज टाइम ऑफ descent if air resistance is considered, if air resistance is considered। ध्यान से सुनिए, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डेसेंट से लेस होगा कब, जब एयर रेजिस्टेंस आप कंसिडर करोगे। ये क्या चल रहा है थोड़ा समझ लीजिए, ये देखिए ये ग्राउंड है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा, ठीक, तो ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा होगा तो एयर रेजिस्टेंस कहां लग रहा होगा, नीचे। खुद सोचो ना, जब आप साइकिल आप चलाते हो इस तरीके से तो एयर रेजिस्टेंस आपको अपोज करता है ना आपके मोशन को, तो बॉल जब ऊपर जा रही है तो एयर रेजिस्टेंस इधर है। ठीक, और mg इसका वेट भी किधर है, इधर है। तो दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं इसको, ऐसे, तो इसको ज्यादा दूर तक जाने नहीं देंगे, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट जो होगा, चढ़ने का समय होगा, वो काफी कम हो जाएगा। दो फोर्स क्योंकि इसको नीचे खींच रहे हैं, सोचो इसको ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, बहुत कम टाइम के लिए ऊपर जाएगा, इसलिए टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन, टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन लिखना चाहिए था मुझे, टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन। फिर से सुनो, जब ये ऊपर चढ़ रहा होगा तो इसको दो फोर्स खींच रहे हैं, एक तो mg और एक एयर रेजिस्टेंस भी इसको नहीं जाने दे रहा है, तो बहुत कम टाइम के लिए ऊपर चढ़ेगा, इसलिए टाइम ऑफ एसेंट क्या है, लेस है। ठीक, और जब ये नीचे आ रहा होगा तो mg भी नीचे लग रहा होगा, और उस टाइम एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा होगा, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब ये कहां आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा। तो इसको रोकने वाला फोर्स अब एक ही, क्योंकि mg तो सपोर्ट कर रहा है इसको, तो ज्यादा देर तक चलाना चाहता है उसको, तो टाइम ऑफ डेसेंट ज्यादा आएगा। बस आप ऐसे समझो फर्स्ट वाले केस से क्या, कि जब ये ऊपर जा रहा होगा तो एयर रेजिस्टेंस और mg वेट इसको नीचे खींच रहा होगा, मतलब ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है इसको, तो कम टाइम के लिए ऊपर जाएगा, ऐसे सोचो। तो टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डेसेंट। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट इज इंडिपेंडेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड maximum height is independent। is independent of mass। अब ये क्या बता दिया, ध्यान से देखिए जरा। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है,
ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का, √2h/g। इसमें कोई मास नहीं आता, नो मास टर्म, मास का कोई टर्म नहीं आता है, ऑब्जेक्ट का मास नहीं आता है इसमें। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट हो और चाहे आपकी मैक्सिमम हाइट हो, यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता है। ठीक है, तो दोनों ही मास के इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, ध्यान से चेक करिए, देखिए बहुत ध्यान से सुनो। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं प्रेजेंट है, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं प्रेजेंट है और एक हाइट से आपने क्या किया, एक आयरन की बॉल को ड्रॉप किया, ये आयरन की एक बॉल है, चाहे आप इसको ड्रॉप करो और चाहे एक फेदर है कोई, है ना, फेदर का मतलब समझता ना कुछ, या कागज का कोई टुकड़ा है, पेपर है, या कॉटन है, कुछ भी है, ये पेपर है। सेम हाइट से चाहे आप पेपर को ड्रॉप करो और चाहे आप बॉल को करो, मास से फर्क नहीं पड़ता है, मास से फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम टाइम में नीचे गिरेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का हवा में रहने का सेम होगा, टी बराबर √2h/g। यहाँ मास का कोई टर्म नहीं आ रहा है कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, ओके, तो ये चीज है। और याद है आपको ये ग्राउंड पे कितने स्पीड से टकराते थे, v इज इक्वल्स टू √2h/g या 2gh। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, दो अलग अलग मासेस की बॉडी को अगर आप सेम, एयर रेजिस्टेंस नहीं प्रेजेंट है, सेम हाइट से अगर आप ड्रॉप करोगे, ठीक है, हल्की भारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम टाइम पे भी गिरेंगे क्योंकि मास पे फर्क नहीं, मास नहीं है इस फॉर्मूले में। ठीक, और सेम स्पीड से भी टकराएंगे ग्राउंड पे। ठीक, तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, बोथ विल लैंड ऑन द ग्राउंड इन द सेम टाइम, लिख लो, ये बॉल है यार, है ना, बोथ विल land on the ground with same speed at the same time, with same speed at the same time। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको नोट करना है, मैक्सिमम हाइट is less than when air resistance is considered, maximum height is less than when air resistance is considered। ओके, ये क्या बात बता दी, ध्यान से सुनिए भाई, आप खुद समझो ना कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये जा रहा है मान लो 2 मीटर तक, कहां तक जा रहा है, मान लो 2 मीटर तक, विदाउट एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक, तो क्या होगा, अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तब क्या होगा, ये यहीं तक जाएगा 1.8 मीटर तक। अब इसकी मैक्सिमम हाइट सेम फोर्स से आपने फेंका है, वहां भी यहाँ भी, लेकिन यहाँ एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो एयर रेजिस्टेंस उसको कहां चलने देगा, परेशान करेगा, नहीं जाने देगा। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो एनर्जी से आपने फेंका है वो टोटल एनर्जी उसके पास नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ एनर्जी एयर रेजिस्टेंस को अपोज करने में खर्च हो जाएगी, हीट के फॉर्म में रेडिएट हो जाएगी। जब ये बॉल चलेगी ऊपर की डायरेक्शन में, तो इस बॉल का जो सरफेस है वो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ रगड़ खाएगा, तो इसकी जो एनर्जी है बॉल की, आपने फेंका था 100 जूल एनर्जी से, लेकिन ये ऊपर जाते जाते अपनी कुछ एनर्जी तो रेडिएट कर देगा, तो उतनी एनर्जी रहेगी नहीं, यानी कि एयर रेजिस्टेंस जब होगा तो वो केवल यहीं तक पहुंच पाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी रेडिएट हो गई हीट के फॉर्म में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लैंडिंग, स्पीड ऑफ लैंडिंग इज इज लेस देन speed of projection, is less than speed of projection if air resistance is considered, if air resistance is considered। अब ध्यान से सुनो, देखो जितनी स्पीड से आपने फेंका था, यहां पे देखिए, मान लीजिए कि आपने इसको फेंका था कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको फेंका था इस तरीके से। ठीक,
अब आप खुद समझो भाई, आपने फेंका है ना ऐसे, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, जितनी स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से लैंड करेगा, यानी 10 से गया था 10 पे गिरेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, अभी तो एयर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये एयर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे। तो जब ये ऐसे घूम के आएगा तो ये तो एयर के मॉलिक्यूल में रगड़ खाएगा, जिससे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो यहां पर क्या होगी, स्पीड ऑफ लैंडिंग लेस देन 10 हो जाएगी। स्पीड ऑफ लैंडिंग लेस देन 10 हो जाएगी। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस जब प्रेजेंट होता है तब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्पीड ऑफ लैंडिंग सेम नहीं होती, वो अलग अलग होती है। स्पीड ऑफ जो लैंडिंग होती है लेस देन होती है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन से। ठीक है,